नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की भीड़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जिन्हें आपने चुना है, जिन्हें देखना चाहता है इंडिया, जिन खबरों को समझना चाहता है इंडिया। रोज हजारों लोग अपनी मनपसंद खबर को एबीपी के ऐप पर चुनते हैं और आपकी राय के मुताबिक हम तैयार करते हैं ये खास शो। तो आज वो कौन सी खबरें हैं जिसमें से चुना है इंडिया ने अपने पसंद की खबर, पहले वो आपको दिखा देते हैं। आखिर पब्लिक का सर्वे क्या कह रहा है। पहली खबर जो आज ऑप्शन के तौर पर आपके सामने रखी गई थी वो थी सांसद पुत्र पर साले की गाली क्यों। दूसरी खबर थी इमरजेंसी पर राहुल का सियासी कबूलनामा। तीसरी खबर थी दिल्ली में बीजेपी का डब्बा गोल। चौथी खबर मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री। पांचवी खबर प्राइवेट नौकरियों में भी क्या आरक्षण होना चाहिए। छठवीं खबर बीजेपी के खिलाफ किसानों का प्रचार। तो इनमें से सबसे ज्यादा 31% लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि दिल्ली में एमसीडी के उपचुनावों में बीजेपी का कैसे और क्यों हो गया डब्बा गोल। वहीं निजी कंपनियों में आरक्षण वाली खबर को 24% इंडिया देखना चाहता है, जबकि 22% लोगों ने अपने इस पोल में ये पसंद किया है। वो है तीसरे नंबर की खबर कि क्या बीजेपी के खिलाफ किसानों के प्रचार का असर होगा। हम न सिर्फ आपकी राय लेकर खबरों का चयन करते हैं, बल्कि खबरों पर आपकी राय भी अपने शो में शामिल करते हैं। ऐसा करने वाला ये इकलौता न्यूज़ शो है, क्योंकि हमारे लिए आपकी चाहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो हमेशा की तरह आपका हुक्म, आपकी राय हमारे सर माथे पर। और शुरुआत करते हैं दिल्ली से। दिल्ली में हुए एमसीडी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को आज बड़ी कामयाबी मिली है। दूसरी तरफ गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शन में बम्पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को दिल्ली में एक बार फिर निराश होना पड़ा है। दिल्ली में 5 एमसीडी सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चौहान बांगर सीट कांग्रेस ने जीती है। 2017 में हुए एमसीडी चुनाव में जिस तरह बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, उससे बीजेपी को यह उम्मीद जरूर रही होगी कि इस बार वो इन सीटों पर अपने ग्राफ को बढ़ाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब आपको सीट वार बताते हैं कि पिछली बार इन सीटों की क्या स्थिति थी। त्रिलोकपुरी सीट पिछली बार, ये भारत के नक्शे पर आपको समझाते हैं, दिल्ली का नक्शा। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी खाली हाथ रही। पहले त्रिलोकपुरी पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट था, इस बार भी उपचुनाव में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीता है। कल्याणपुरी सीट आम आदमी पार्टी के पास पहले भी थी, अभी भी आम आदमी पार्टी के पास है। तीसरे नंबर की सीट की बात करते हैं, यह है चौहान बांगड़ सीट। पहले आम आदमी पार्टी थी, लेकिन इसको कांग्रेस ने उससे छीन लिया है। चौथी सीट है रोहिणी सी सीट, पहले बीएसपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी का। शालीमार बाग पहले बीजेपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी के पास है। यानी बीजेपी की एक सिटिंग सीट को खींच लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो बीजेपी के लिए ये चुनाव वाकई में काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की चौहान बांगर सीट पर उस इलाके से आती है जहां पिछले साल दंगे हुए थे। इस सीट को कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से छीना है, तो शालीमार बाग की सीट आपने बीजेपी से छीनकर हिसाब बराबर कर लिया है। 2022 में दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव होने हैं और उससे पहले इस बार उपचुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था। आम आदमी पार्टी अपनी कामयाबी और बीजेपी की नाकामी से गदगद है। जीत गए भाई, जीत गए, झाड़ू वाले जीत गए। जनता ने देखा काम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के 6 साल के काम से दिल्ली की जनता बहुत खुश है, केजरीवाल का धूम 15 साल के बीजेपी के शासन से अब दिल्ली की जनता बहुत तंग आ चुकी है और अब चाहती है कि पूरी तरह से झाड़ू लगा के बीजेपी को साफ कर दिया जाए नगर निगम से। दिल्ली की जनता ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि भाजपा बाहर और अरविंद केजरीवाल की सरकार। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के काम से एमसीडी में दिल्ली की जनता बहुत नाराज है, इतनी नाराज है कि उनको 0 पे डाल दिया।
पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का इन दिनों डंका बज रहा है, लेकिन दिल्ली की चुनावी पजल बीजेपी से सॉल्व नहीं हो पा रही। ये वही दिल्ली है जहां बीजेपी राज्य की सत्ता में आने के लिए पिछले 22 साल से जूझ रही है, लेकिन ना 2014 और ना ही 2019 में प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी लहर के बावजूद दिल्ली में बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों और एमसीडी इलेक्शन में उसकी तूती बोलती है। बीजेपी पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में काबिज है। 2017 के एमसीडी चुनाव में भी तीनों निगमों पर उसी की भारी जीत हासिल हुई थी। 2017 के उत्तरी दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 104 में से 64 सीटें जीती थी। आपके खाते में 21 और कांग्रेस के खाते में महज 16 सीटें थी। साउथ दिल्ली के एमसीडी की 104 सीटों में बीजेपी ने 70 पर कब्जा किया था। इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 16 और कांग्रेस के खाते में 12 सीटें गई थी। वहीं पूर्वी दिल्ली की जो नगर निगम है उसमें 64 सीटों में 217 चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीती थी। आपके खाते में 12 थी और कांग्रेस के खाते में महज 3 सीटें ही इस इलाके से आ पाई थी। हालांकि इस चुनाव के नतीजों से एमसीडी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखा जाए तो बीजेपी के लिए सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ है, लेकिन राजनीति में 1 सीट की हार और जीत भी बड़ा फर्क ला देती है। बीजेपी को यह हार उस वक्त मिली है जब अगले साल एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि बीजेपी की इस हार की वजह क्या है। दिल्ली एमसीडी के जो 5 उपचुनावों का नतीजा आया है उससे कई चीज़ें सामने आ रही हैं, साफ हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने जो शानदार जीत दिखाई है 4 उपचुनावों में, उससे लगता है कि लोग, दिल्ली की जनता जो उनका काम है उसको पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं वो मानती है कि अगर एमसीडी भी उनके हाथ चली जाए तो शायद वहाँ भी चीज़ें होने शुरू हो जाएं, क्योंकि जो भाजपा का रिकॉर्ड रहा है 15 साल का, उससे क्लियरली जनता खुश नहीं है। जाहिर है बीजेपी भी इन नतीजों पर मंथन करेगी, क्योंकि जिस एमसीडी में उसका वर्चस्व है वहां पर यह हार परेशान करने वाली हो सकती है। वैसे सोशल मीडिया पर भी बीजेपी की हार चर्चा का मुद्दा आज दिन भर बनी रही। सुनील सिंह इस हार पर चुटकी लेते हुए ट्वीट करते हैं कि एक एमसीडी बची थी वो भी चली गई, दिल्ली में कुछ हवन पूजन टोना टोटका कर लो यारो। दीपांकर चक्रवर्ती बीजेपी को सलाह देते हुए लिखते हैं, दिल्ली बीजेपी को आत्म अवलोकन करने और नेतृत्व को बदलने की जरूरत है। एमसीडी उपचुनाव के नतीजे यही कहते हैं। दिल्ली में उपचुनाव से पहले बीजेपी को पंजाब में हुए निकाय चुनावों में बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उसके बाद गुजरात में लोकल बॉडी चुनाव में बीजेपी ने अपना जबरदस्त परचम लहराया और विरोधियों को परास्त कर दिया। एक नजर बीजेपी की गुजरात की इस महाविजय पर भी डाल लेते हैं। गुजरात में 81 नगर पालिका की, ये देखिए ग्राफिक्स को, गुजरात में 81 नगर पालिका की 2720 सीटों के लिए चुनाव हुआ। इसमें बीजेपी ने 2085 सीटें जीती। 31 जिला पंचायत की 980 सीटों पर भी बीजेपी को भारी जीत मिली। बीजेपी ने जिला पंचायत की 800 सीटों पर कब्जा किया था। 231 तालुका पंचायत की 4774 सीटों में बीजेपी ने 3351 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले गुजरात के नतीजे बीजेपी के लिए मोरल बूस्टर की तरह हैं। साथ ही उसने इस जीत को किसानों को समर्पित कर किसान आंदोलन से हुआ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी अब बीजेपी जबरदस्त तरीके से कर रही है। ये ग्रामीण मतदाता होता है, किसान मतदाता होता है। और 2015 में पहले चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस 22 जिला पंचायत जीती थी और बीजेपी केवल 9 पे थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने 31 के 31 जिला पंचायत जीते हैं और वहां सत्ता में आई है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 0। पिछले कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन के चलते 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इसका असर कम करने की ये बीजेपी की रणनीति है। दूसरी तरफ आंदोलन पर बैठे किसान अब बीजेपी को सियासी नुकसान पहुंचाने के लिए मोर्चे पर उतरने की तैयारी करने लगे हैं। किसानों ने 5 राज्यों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार की रणनीति तैयार की है। किसान नेता
चुनाव वाले राज्यों में वोटर से बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। सबसे पहले किसान नेता पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 12 मार्च को कोलकाता में किसानों की सभा में किसान मोर्चा के नेता शामिल होने वाले हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के खिलाफ किसानों की चिट्ठी लेकर जाएंगे ये किसान नेता किसी पार्टी का समर्थन करने के बजाय बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट देने की अपील कलकत्ता के पश्चिम बंगाल के वोटर से करेंगे। अब जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। पोल बाउंड स्टेट्स में किसानों का बीजेपी के खिलाफ प्रचार दरअसल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है। कई महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनके आंदोलन का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। 26 जनवरी की घटना के बाद से बातचीत का दौर भी बंद है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की किसान आबादी अगर बीजेपी के खिलाफ हो गई तो उसे चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिन राज्यों में चुनाव है वहां किसानों की आबादी पर जरा गौर कीजिए। पश्चिम बंगाल में किसान करीब 68 लाख किसान हैं। तो तमिलनाडु जहां पे चुनाव होने हैं वहां पर 49 लाख किसानों की आबादी है। केरल में 37 लाख किसानों की आबादी है। असम में करीब 31 लाख किसान हैं। किसान नेताओं के टारगेट इन राज्यों की यही किसान आबादी है। चुनावी राज्यों में जाकर किसान नेताओं का प्लान कृषि कानून को लेकर बीजेपी को घेरने का है। जिथे जिथे इलैक्शन हो रही है उत्थे टीमां भेजियां जाणगियां। सब तो पहला बंगाल दा फैसला होया, बंगाल टीम भेजी जाएगी ते जिस तरह प्रोग्राम वो बनेगा वो तुहानूं फिर दस देंगे। ते केरला का भी फैसला होया, केरला च भी टीम जाएगी ते उत्थे असीं किसी पर्टिकुलर पार्टी नूं सपोर्ट नहीं करन जावांगे। असीं अपना केस दस के असीं लोकां नूं अपील करांगे भी जिहनूं मर्जी वोट पा दिओ, जिहड़ा बीजेपी नूं हरा सकदा है उन्होंने वोट पा दो, बीजेपी को वोट नहीं पाने। तो ये साडा उत्थे प्रचार होएगा। वैसे कई दिनों से टीवी की स्क्रीन से किसान नेता गायब है, लेकिन आपको याद दिला दें पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से किसान और सरकार के बीच आर पार का खेल चल रहा है। 26 नवंबर से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के साथ कई राउंड की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है। इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद सरकार किसानों को मनाने में नाकाम रही। आखिर बीजेपी से क्यों नाराज है किसान, ये अब आपको बता देते हैं। सरकार से किसानों की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह 3 नए कृषि कानून हैं। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अभी तक अड़े हैं। किसानों को डर है कि कानूनों के चलते एमएसपी और मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसानों की मांग है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा सरकार दे। सरकार कानूनों में संशोधन के लिए तो राजी है, लेकिन इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं दिखाई देती। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के बाद सरकार की सख्ती भी किसानों की नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह है। सरकार ने जिस तरह आंदोलन की जगह पर किसानों की घेरेबंदी की है, उसने भी किसानों को और गुस्सा कर दिया है। बीजेपी के कई नेताओं के बयान भी किसानों की नाराजगी की वजह बने हुए हैं। इस देश की चुनावी राजनीति में किसान बड़ा मुद्दा रहे हैं। आज़ादी के बाद से हर राजनीतिक दल के एजेंडे में किसान सबसे ऊपर रहता है। वजह यह है कि अन्न उपजाने वाले किसान अपनी संख्या के कारण वोट उपजाने के मकसद से भी अहम हो जाते हैं, और यही वजह है चाहे बीजेपी हो या फिर विपक्षी पार्टियां किसानों को अपनी तरफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। পরিবারকে দিয়ে রান্নাও করায়নি এবং যেটা রান্না করে দেখায় সেটা খায় না, বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসে এবং জল খাচ্ছে। এরা সব গরিবের বন্ধু। যা ছিল বাম তাই মনে রাখবেন बीजेपी ওই শাম। किसान आंदोलन में पंजाब और हरियाणा के किसानों का बहुत अहम रोल है। किसानों को लेकर सियासी घमासान अभी थमा नहीं है, तो दूसरी तरफ हरियाणा की खट्टर सरकार ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया है। हरियाणा सरकार का एक कानून विवादों में आ गया है। ये विवादित कानून है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयज ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल
2020। विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस बारे में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। और आइए अब आपको बताते हैं कि इस विवादित कानून में क्या क्या है। इस कानून के जरिए सरकार के बाद अब निजी क्षेत्रों में भी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। कानून लागू होने के बाद प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया जाएगा। 50,000 रुपये महीने से कम सैलरी पर जिनको मिलती है उन पर यह नियम लागू होगा। शुरुआत में यह कोटा 10 साल के लिए है। जिन संस्थानों में 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं उन पर हरियाणा में यह कानून लागू होगा। निजी कंपनियां, सोसाइटीज, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स इसके दायरे में आएंगी। अगर स्किल्ड और क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं तो योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में पैदा होने वालों के लिए यह आरक्षण लागू होगा। इसके अलावा हरियाणा में 15 साल से रह रहे लोगों को भी आरक्षण का फायदा मिलेगा। दरअसल इस कानून के जरिए खट्टर सरकार ने बहुत बड़ा दांव खेला है। गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे एनसीआर के इलाकों में कई प्राइवेट कंपनियां हैं और इनमें दूसरे राज्यों के हजारों कर्मचारी काम करते हैं। अगर इनमें स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी तो इसका सियासी फायदा बीजेपी को मिल सकता है। 75% का जो बिल उसका गवर्नर साहब के पास भेजा हुआ था राज्यपाल के संतुति के लिए, तो राज्यपाल साहब ने आज ही संतुति करके वो दे दिया है, लौटा दिया है। उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है नोटिफिकेशन की, बहुत जल्दी शीघ्र वो नोटिफाई हो जाएगा और वो एक बिल के रूप में वो आगे बढ़ेगा। ये भी एक जानकारी आपको देनी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिस चुनावी राह पर आगे बढ़े हैं वो वोट तो दिला सकती है, लेकिन क्या देश का भला करेगी? खट्टर सरकार के तर्क सुन लीजिए। खट्टर सरकार का कहना है स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू होने के बाद राज्य में बेरोजगारी कम होगी। कोई भी रोजगार जो 50,000 की मंथली इनकम से नीचे का है उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड रहेगा कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं को 75% रिजर्वेशन मिले। फरवरी महीने में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों में सामने आया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर 26.4% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। मतलब ये कि हरियाणा में हर 4 में से 1 हरियाणवी बेरोजगार है। देश की औसत बेरोजगारी दर से ये कहीं ज्यादा है। साफ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है हरियाणा सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है। हरियाणा सरकार का दूसरा तर्क है कि इससे कम आय वाले प्रवासी कामगारों का आना कम होगा। हरियाणा का मानना है कि इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बुरा असर पड़ रहा है और झुग्गी झोंपड़ियां बढ़ रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी ने युवाओं से चुनाव के दौरान प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का वादा किया था। आरोप लग रहा है कि खट्टर सरकार ने नाराजगी कम करने के लिए इस कानून का सहारा लिया है। निजी क्षेत्र के अंदर 75% का केवल ये आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। ये जो बीजेपी है और जो सहयोगी जेजेपी है, ये तो बड़ी एक विश्वासघाती पार्टी साबित होगी। जेजेपी ये तो सभी के साथ इन्होंने विश्वासघात किया, हरियाणा के युवाओं के साथ भी विश्वासघात किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या इस कानून को अदालत से क्लीन चिट मिल सकती है? क्या ये कानून संविधान सम्मत है? दरअसल स्थानीय नागरिकों के लिए प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य नहीं है। इससे पहले आंध्र प्रदेश ने ऐसी ही व्यवस्था की थी, जहां पर 75% आरक्षण दिया गया था स्थानीय नागरिकों को। उसके बाद रोक के बाद इस पर रोक लग गई थी। हाईकोर्ट में मामला अभी भी ये लंबित चल रहा है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश का, जहां पर सरकारी नौकरियों में स्थानीयों को आरक्षण देने की बात कही गई है। उत्तराखंड में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के नौकरियों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल नौकरी से पहले स्थानीय भाषा का टेस्ट लिया जाता है और उसके आधार पर नौकरियां दी जाती हैं। स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था पर सुप्रीम कोर्ट कई बार आदेश दे चुका है। 1984 में प्रदीप जैन वर्सेस केंद्र सरकार का एक केस आया था, उस पर आरक्षण के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दिया था। 1995 में सुनंदा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश केस में सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु भाषा जानने वालों को 50% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा तवज्जो देने से गलत बताया था। 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जिला स्तर पर उम्मीदवार को तवज्जो देने को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय लोगों के आरक्षण का मामला तब भी पहुंचा जब अदालत ने इसके खिलाफ फैसला सुनाया। यही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में ऐसे ही एक मामले में आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया था। 2019 में
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो आपके सामने है। हाईकोर्ट ने यूपी में एसएस कमीशन के स्थानीय महिलाओं को प्राथमिकता देने का फैसला खारिज कर दिया था। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अलग अलग कोर्ट स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के मुद्दे को बार बार खारिज करते रहे। दरअसल यह आरक्षण भारत की संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है, जो पूरे देश को एक करता है। जब आप रीजनलिज्म की बात करते हैं, स्थानीय राजनीति की बात करते हैं, तो पूरे देश को एक नजरिए से, एक चश्मे से आप नहीं देखते हैं। जहां पर हर किसी को देश के किसी भी हिस्से में बराबरी के साथ नौकरी पाने का अधिकार है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक तमाम सरकारें इस तरह के फैसले करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। ये है राजेश पटेल। राजेश गुरुग्राम की रिको कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मूलतः रहने वाले हैं गुरुग्राम से 1000 किलोमीटर दूर बिहार के सीवान के। पिछले 25 साल से राजेश गुरुग्राम में बस गए, यहीं कमाते हैं, यहीं टैक्स देते हैं। राजेश प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के पूरी तरह खिलाफ है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और इसका खामियाजा आने वाले टाइम में सरकार को भुगतना होगा। अब जैसे सेवा हम देते आए हैं, एक उम्मीद लगी थी कि भाई मैंने अपना जीवन इस क्षेत्र में इंडस्ट्रीज को दिया है, हमारा बच्चा कहाँ जाएगा, एक विश्वास की बात होती है। और वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इसके लिए। हरियाणा का गुरुग्राम जिला हरियाणा का सबसे चमकता जिला है, जो पूरी तरह से दूसरे राज्यों से आई कंपनियों के कारण हरियाणा की शान बना है। यही वजह है इस तरह के फैसलों की चर्चा गुरुग्राम में खूब हो रही है। गुरुग्राम में काम करने वाली मधुलिका की भी ऐसी ही राय है। मधुलिका एक प्राइवेट ऐप कंपनी में काम करती है। मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन रहती गुरुग्राम में है। मधुलिका का कहना है कि ऐसा करना कंपनियों के लिए आत्मघाती होगा। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 70 to 80% स्टाफ तो हमारे यहाँ बाहर का है। हरियाणा का तो मेरे ख्याल से 10% भी नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कंपनियां सर्वाइव कर पाएंगी। दरअसल कंपनियां अपने लिए बेस्ट पर्सन हायर करती हैं। इस फैसले के बाद कंपनियों को तो मुश्किल होगी ही, साथ ही फिलहाल रोजगार में लगे लोगों के सामने भी संकट पैदा हो सकता है। ये देश के ताने बाने के भी खिलाफ है। दिल्ली में रहकर गुरुग्राम में नौकरी करने वाले दिनसेन दे भी ऐसा ही मानते हैं। मुझे ये कानून बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। कोई भी बंदा कहीं से भी जाके कहीं भी जॉब करे, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकती है जो कहाँ पर आप किस में बैठे हो। अब हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, तो हिंदुस्तान में कोई भी बंदा कहीं पे भी किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकता है। ये कानून बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप हरियाणा के हो तो आप हरियाणा वाले को ही काम यहाँ पर हरियाणा में मिलेगा, दिल्ली के हो तो दिल्ली में ही काम मिलेगा। 75% आरक्षण के फैसले का सबसे बड़ा असर ये हो सकता है कि हरियाणा में उद्योग धंधे आने से कतराएंगे, जिसका नुकसान हरियाणा को ही उठाना पड़ सकता है। देश के संविधान का अनुच्छेद 16 देश के नागरिकों को रोजगार के मौकों की समानता का अधिकार देता है। संविधान के मुताबिक धर्म, जाति, लिंग, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि अनुच्छेद 16 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर इससे जुड़ा कानून बना सकती है, लेकिन राज्यों को ऐसा कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन चुनावी लाभ को देखते हुए नेता तमाम नियम कायदों को ताक पर रखते आए हैं और ये सिलसिला जारी है। एक तरफ आरक्षण पर नई चर्चा छिड़ गई है, तो दूसरी तरफ मुंबई में माया नगरी में आज माहौल बहुत गर्मा गया। यहां फिल्मी अभिनेत्री और फिल्म डायरेक्टर के यहां इनकम टैक्स विभाग के छापे पड़ने लगे। फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्म मेकर अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक टैक्स चोरी के मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह छापा मारा है। टैक्स चोरी के लिए मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर इनकम टैक्स की छापेमारी आज हुई। आयकर विभाग के सूत्रों से एबीपी न्यूज को बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। पता चला है कि आईटी रिटर्न से पाया गया कि फैंटम फिल्म्स ने अपना मुनाफा कम करके दिखाया। इसी के आधार पर इनकम टैक्स अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने जांच की और फिर छापे मारी। आयकर विभाग ये जानना चाहता है कि टैक्स चोरी की रकम का बंटवारा कैसे हुआ, साथ ही उस रकम को मनी लॉन्ड्रिंग से कहीं बाहर तो नहीं भेज दिया गया, और यहां पर उससे खरीदारी हुई तो क्या क्या खरीदारी की गई है। सरकार का कहना है कि यह इनकम टैक्स विभाग का अपना काम है, लेकिन विपक्ष इस पर तमाम सियासी आरोपों से अब लैस हो चुका है। लेकिन फिल्म आई नहीं, उससे पहले इन दोनों के घरों पर इनकम टैक्स के बाबू पहुंच गए। सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में ही मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है।
लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि जो हो रहा है बदले में हो रहा है। उनको याद आता है कि तापसी पन्नू ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था। उनको ये भी याद आ रहा है कि तापसी पन्नू ने जेएनयू के छात्रों का भी समर्थन किया था। और हाँ, देश में सहिष्णुता कम हो रही है, ये भी तो तापसी पन्नू ने कहा था। विरोधी दल कह रहे हैं कि बस उसी का बदला ले रही है सरकार। जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने का ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। फिल्मी सितारे भी अब राजनीति के राडार पर जब तब आ जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर सियासत में तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। एक तरफ महाराष्ट्र में कंगना रनौत पर केस दर्ज हो रहे हैं, लता मंगेशकर के ट्वीट की जांच का मामला शुरू हो जाता है, तो दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसियों के रडार में बीजेपी का विरोध करने वाले सितारे आ जाते हैं। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर सियासत गर्म है तो सोशल मीडिया में भी लोग अलग अलग राय इस मामले में रख रहे हैं। निकुंज शर्मा की राय आपको दिखाते हैं। निकुंज शर्मा लिखते हैं कि जो बोलेगा वो भुगतेगा, तो बोलो मत। दूसरी तरफ ऋषि भोर ने तापसी को निशाने पर लेते हुए लिखा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अब इंडिया चाहता है उस खबर के बारे में जानना जिसका भूत 45 साल बाद भी देश का पीछा नहीं छोड़ता। जी हां, इमरजेंसी। 25 जून 1975 की आधी रात के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई थी। उनके पोते का यानी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कबूल किया है कि इमरजेंसी लगाना उस वक्त एक गलत फैसला था। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के सवाल पर राहुल ने जो कुछ कहा उसका निचोड़ यह है, इमरजेंसी लगाने का फैसला एक गलती थी। आपातकाल में जो कुछ हुआ वो बहुत ही गलत था। राहुल ने कहा कि उनकी दादी यानी इंदिरा गांधी ने भी इसे कबूल किया था। लगे हाथ राहुल ने यह भी कहा कि इमरजेंसी और आज के हालात में फर्क है, जिससे वो ये कहना चाहते थे कि आज हालात उन दिनों से भी खराब हो चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि तमाम संस्थानों में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भरा जा रहा है। संस्थानों की स्वतंत्रता छीनने का आरोप लगाकर भी राहुल ने आरएसएस पर हमला बोला। राहुल ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को आज नष्ट किया जा रहा है। यहां तक कि उन्होंने आज के भारत के हालात को हुस्न मुबारक के मिस्र जैसा बता दिया। अब आप भी सुनिए कि राहुल ने दरअसल क्या कुछ कहा इस बातचीत में। I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as such. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. राहुल गांधी का बयान उस वक्त आया है जबकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन चुनावों को ध्यान में रखकर ही ये तमाम बयान दिए गए हैं या कुछ और है। अब आप समझिए कि इस बयान के तीर से राहुल ने कहां पर दरअसल निशाना साधा है। इमरजेंसी के बहाने राहुल ने मोदी सरकार पर तीखा वार किया है। अपनी दादी की भूल को स्वीकार करके खुद को लोकतांत्रिक चेहरे के तौर पर पेश किया है। इसी बहाने आरएसएस के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया जो वो पहले से करते आ रहे हैं। अपनी छवि एक सहज नेता की दिखाने की कोशिश की है और बीजेपी के सामने खुद को सहिष्णु दिखाने का भी एक प्रयास उनका समझ में आ रहा है। वैसे पिछले कई दिनों से राहुल दक्षिण भारत में डटे हुए हैं। वहां तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव प्रचार में एक अलग राहुल की छाप देखने को मिल रही है। पचास साल के राहुल गांधी के कंधों पर 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस की तमाम उम्मीदों का बोझ है। ऐसे में उनकी ये तस्वीरें एक ऐसी छवि गढ़ती हैं कि पार्टी बूढ़ी है तो क्या हुआ, राहुल गांधी में
जोश और ऊर्जा किसी नौजवान जैसी है। वो आम लोगों की तरह दिखते हैं, उनके हित की बात करते हैं। Just like our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. बीजेपी के पास प्रधानमंत्री मोदी का नाम है तो अमित शाह की रणनीति। इन दोनों के सामने राहुल एक आम आदमी की छवि पेश कर रहे हैं। वो आम आदमी जो किसी के साथ बेहद सहज होकर डांस कर सकता है। जो किसी छात्रा की चुनौती पर पुशअप कर सकता है और वो भी 9 सेकंड में बिना रुके 13 पुशअप। Let's all give applause. जो किसी को यूं ही गले लगा लेता है तब वो किसी नेता की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह दिखता है। और अपने को इतना सहनशील दिखाता है कि अपने पिता के कातिलों को माफ कर देने की बात करता है। It's like that. So I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. अपने पिता के कातिलों को माफ करने की बात करके राहुल ने तमिलनाडु के साथ भावनात्मक रिश्ते की पहल कर दी। 5 राज्यों में चुनाव के बीच राहुल ने दक्षिण का मोर्चा संभाला है। एक तरह से देखें तो ये इम्तिहान उनकी नई छवि का भी है। अगर बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार रहता है तो राहुल गांधी के निशाने पर संघ परिवार यानी आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बयान दिया था कि आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते हैं। इस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं कि आरएसएस का उतार चढ़ाव दरअसल क्या रहा है। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर पाबंदी लगी थी। ये पाबंदी गृह मंत्री के नाते सरदार पटेल ने लगाई थी। तब उन्होंने कहा था कि गांधी की हत्या के लिए वो सांप्रदायिक जहर जिम्मेदार है जिसे देश भर में फैलाया गया। आरएसएस पर यह पाबंदी फरवरी 1948 से जुलाई 1949 तक रही। हालांकि बाद में 1962 के चीन युद्ध में आरएसएस ने भारतीय सैनिकों की मदद की, जिसके बाद 1963 में 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को भी शामिल होने का मौका मिला। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो आरएसएस पर दूसरी बार पाबंदी लगा दी गई। तीसरी बार आरएसएस पर पाबंदी तब लगी जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई। आरएसएस अपने को एक सामाजिक संगठन कहता है जिसके देश भर में करीब 13,000 स्कूल चलते हैं। इन स्कूलों में करीब 35 लाख बच्चे पढ़ते भी हैं। इमरजेंसी की बात करते करते कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना पाकिस्तानी मदरसों से कर दी। इस पर बीजेपी ने क्या कहा? आरएसएस एक देशभक्त संगठन है। ये बात राहुल को समझ में नहीं आएगी। सुनिए राहुल ने क्या कहा पहले। Now one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematically done. Much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that, the RSS uses its schools to push a particular worldview. और अब देखते हैं कि इमरजेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या ट्वीट किया है। यतेंद्र सिंह लिखते हैं कि राहुल गांधी ने #इमरजेंसी को अपनी दादी इंदिरा गांधी का गलत फैसला कहकर सच स्वीकार कर लिया है। उनकी स्वीकारोक्ति ने कई बातों को स्पष्ट कर दिया। राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने अपने राज में और भी कई गलतियां की हैं, देश हित में उन पर भी जरा ध्यान दें। वहीं हरिओम अग्रवाल ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी के हिसाब से तो लोकतंत्र की हत्या और अपमान तब तक होता रहेगा जब तक जनता उन्हें सत्ता नहीं सौंप देती। आज़ाद हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर इमरजेंसी का दाग एक ग्रहण की तरह लगा है। इस पर सियासत भी खूब होती है और इससे सबक लेने की भी बात होती है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था,
देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था, और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए संविधान की बातें बताना और संविधान को कुचलने के पाप करना, इन चीजों को कोई भूल नहीं सकता है। इमरजेंसी को लेकर इतनी बातें हो गई तो आप ये भी अब जानना चाहेंगे कि दरअसल इमरजेंसी लगी क्यों थी। आज के नए दर्शकों को इन डेटा को जरूर देखना चाहिए। 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया था। विपक्षी नेता राजनारायण की याचिका पर फैसला आया था, जो 1971 में इंदिरा के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़े थे, और उन्होंने कोर्ट में कहा कि इंदिरा ने चुनावों में धांधली कराई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं, अदालत ने इंदिरा को चुनाव में धांधली का दोषी भी करार दिया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने रायबरेली से इंदिरा के चुनाव को अवैध बताया। साथ ही 6 साल तक इंदिरा के कोई भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। तब इंदिरा गांधी के पास पीएम पद छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। सत्ता बरकरार रखने के लिए 25 जून 1975 की आधी रात में उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। आधी रात के बाद जयप्रकाश नारायण समेत विपक्ष के सभी नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मुखर थे, वो जेल में डाल दिए गए। यहां तक कि कांग्रेस में भी चंद्रशेखर जैसे बागियों को जेल का रास्ता दिखाया गया था। हालांकि तब जस्टिस सिन्हा ने कांग्रेस को थोड़ी राहत देते हुए नई व्यवस्था बनाने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दे दिया था। तब सवाल था कि इंदिरा गांधी नहीं तो कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। राजनीतिक गलियारों में यह किस्सा खूब चलता है कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने इंदिरा को सुझाव दिया कि अंतिम फैसला आने तक इंदिरा पार्टी अध्यक्ष बन जाएं। बरुआ की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी, और जब ये बातें हो रही थी, इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी आ गए। अपनी मां को एक किनारे ले जाकर उन्होंने सलाह दी कि इस्तीफा हरगिज ना दें। उसके बाद क्या हुआ वो अब एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी गुनाहों की एक ऐसी गली है जिसके हर मोड़ पर गुनाहों का ढेर लगा हुआ है, और वो बदबू कर रहा है, गंद कर रहा है। आप गलतियों की कितनी माफ़ी मांगेंगे? गलतियों की माफ़ी मांगते मांगते थक जाएंगे, आपकी गलतियों की गिनती खत्म नहीं होगी। यदि इमरजेंसी गलत था तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करके सिर्फ भूल नहीं कहे, इंदिरा गांधी की निंदा करे कि उन्होंने लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर हमला किया था, तब मैं मानूंगा कि उनका व्यवहार उचित है। अन्यथा वह सिर्फ उसे ढकने का काम कर रहे हैं। वैसे इमरजेंसी जिस रात लगी, उसी 25 जून को दिन में रामलीला मैदान में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की एक बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में जब जेपी भाषण देकर मंच पर बैठे तो ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने कहा कि अब आप लोगों को इंदिरा गांधी भाषण नहीं देने देंगी, बल्कि जेल में भेजेंगी। इस पर जेपी और मोरारजी देसाई दोनों ने कहा कि नहीं नहीं, इंदिरा ऐसा हरगिज नहीं करेंगी क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है। इस पर बीजू पटनायक ने कहा कि वो नेहरू की बेटी थी, लेकिन अब संजय गांधी की मां है। वैसे इमरजेंसी के दौर में मां बेटे चर्चा में थे, तो आज एक खबर लखनऊ से आई जिसमें एक सांसद पिता और उनका बेटा सुर्खियों में रहे। एक ऐसी खबर जिसने लखनऊ की पुलिस का सर घुमा दिया। यह खबर थी लखनऊ के मडियाओं में हुए एक गोली कांड की। मामला सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि ये हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा था। मडियाओं इलाके में बाइक से आए एक युवक ने गोली चलाई और गोली चलाई गई एक आयुष नाम के व्यक्ति पर। इलाके में दहशत तो तुरंत फैली और तुरंत ही पुलिस भी एक्टिव हो गई, क्योंकि जिस आयुष पर गोली चली वो रसूखदार परिवार से था। उसके पिता का नाम है कौशल किशोर, जो लखनऊ जिले के मोहनलालगंज के संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। उनकी मां जयदेवी मलिहाबाद से विधायक भी हैं। खुद आयुष भी बच्चे नहीं हैं, वो 30 साल का युवक है। लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे होते गए। देखिए इस विशेष रिपोर्ट में। एक रात, 2 शख्स और एक खतरनाक साजिश। सांसद के नाम लगी एक गाड़ियां देखी। सांसद कौशल किशोर और विधायक जय देवी के बेटे को गोली लगी तो पूरा पुलिस का अमला भी तुरंत हाजिर हो गया। ये तस्वीरें लखनऊ के ड्रामा सेंटर के बाहर की हैं, जहां जमा हुआ अमला मामले की गंभीरता को दिखा रहा है।
इसी अस्पताल में 30 साल के युवक आयुष को भर्ती कराने लाया गया था। पुलिस को पता चला कि बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। घटना से लखनऊ समेत राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना तय था। पुलिस पूरी तेजी से जांच में जुटी, लेकिन शुरुआती जांच में ही कहानी उलझी हुई लगी। वजह ये चिट्ठी आयुष के परिजनों ने लिखी, जो अपने बेटे को अस्पताल लाए तो थे, लेकिन गोली लगने के बावजूद आयुष को भर्ती नहीं कराया गया। परिवारजन इसे लामा यानी लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस कराकर चले गए। छानबीन में सामने आया आयुष की पत्नी के भाई आदर्श का नाम। ये पुलिस थाने में खड़ा शख्स आदर्श ही है, जिस पर आरोप है कि उसने आयुष पर गोली चलाई। पुलिस को छानबीन में वो सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें आदर्श घर से निकलता और घर में घुसता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस आदर्श की बात पर यकीन कर रही है। लेकिन पुलिस के लिए आगे का सच और भी चौंकाने वाला था। पुलिस को पता चला कि आदर्श ने आयुष के कहने पर ही गोली चलाई। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट ज्ञात हुआ कि जो साले गतिविधि थी संदिग्ध थी। एक जगह ऐसा दिख रहा था कि वह किसी हथियार को खुद छुपा रहा था। इन सारी बातों के आधार पर, सारे संदेहों के आधार पर जब हमने उस घर की तलाशी ली तो उस घर में हमें पिस्टल मिल गया, और जब पिस्टल को हमने सूंघा तो पता चल गया कि ये पिस्टल का प्रयोग हाल ही में हुआ है। तो जब सारे पिस्टल और सारे सीसीटीवी फुटेज और सारी जानकारी के आधार पर जब हमने सांसद जी के बेटे के साले से पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि उन्होंने ही गोली चलाई थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने अपने बहनोई कहने पर ही गोली चलाई थी। यानी पूरा गोलीकांड सुनियोजित था। पूरे गोलीकांड की साजिश रची गई थी। बाइक से आना और तय जगह पर गोली चलाना भी तय था। लेकिन पुलिस के सामने बड़ा सवाल था मोटिव का। आखिर क्यों आदर्श और आयुष ने ऐसा किया? इसके पीछे साजिश क्या थी? पहले तो पुलिस यही समझती रही कि किसी दुश्मनी के चलते ये गोलीकांड हुआ है, लेकिन जब इस घटना के तार खुलने शुरू हुए तो पुलिस भी चकरा गई। पुलिस के मुताबिक आयुष ने अपने साले को गोली चलाने को कहा था। आयुष अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से लगातार गायब है। आयुष का मोबाइल फोन भी बंद है। पुलिस आयुष की तलाश में जुटी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी अब दर्ज कर ली है। आयुष के साले आदर्श को गिरफ्तार किया जा सकता है। आयुष के सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटकी हुई है। एफआईआर के मुताबिक जो पिस्टल बरामद हुई है वो भी अवैध निकली है। पुलिस ने जांच में पाया कि आयुष की कुछ लोगों से रंजिश थी। उन्हीं को फंसाने के लिए ये पूरी साजिश का ड्रामा रचा गया। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका हर शब्द खुद ही अपना मतलब बता देता है। आज ट्विटर पर मैंने ऐसा ही एक शब्द सुबह सुबह पोस्ट किया। शब्द था सरल। इस शब्द को देखिए, ना कोई मात्रा है, सिर्फ 3 अक्षरों का यह शब्द खुद में ही कितना सरल है। चलिए इस शब्द की गहराई में जाने की बजाय आपको दिखाते वो संदेश जो मेरे ट्विटर हैंडल पर आप लोगों ने भेजे हैं। कृष्णेंद्र राय लिखते हैं, सरल रहे स्वभाव और सादा व्यक्तित्व, यही टिकाए रखता हम सबका अस्तित्व। जागृति गुप्ता ने लिखा है, जीवन उतना ही रहेगा सरल, ख्वाहिशों का आकाश होगा जितना विरल। दुनिया सरल हो जाए तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं, लेकिन सब कुछ सरल नहीं है, खास तौर से खबरों के इस दौर में। इसीलिए हम आपकी राय से उन जटिल मुद्दों को सरल बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप खबर को पूरी तरीके से समझ पाएं। इंडिया की चाहत और खबरों को सरल बनाने की ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी, हमारा आपसे वादा है।